दोस्तों नमस्कार। चलिए आज के एडिटोरियल्स और ओपिनियंस देख लेते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूज़ ऑफ द डे। तो फर्स्ट न्यूज़ हमने लिया है कि पिछले दिनों हमने देखा कि एम्स दिल्ली के सर्वर में साइबर अटैक हुआ था ना। उसकी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये रिवील हुआ है कि अटैकर्स ने जो आईपी एड्रेसेस यूज किए थे दैट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम हांगकांग एंड चाइनाज हैनान प्रोविंस। तो सेंडर्स ने जो मेलवेयर भेजने के लिए ईमेल सर्विस का इस्तेमाल किया था वो प्रोटोन मेल है। बट इस इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ हमने आईपी एड्रेसेस को लोकेट किया है। अभी कौन व्यक्ति था, पर्सन थी या ऑर्गेनाइजेशन थी या एक्चुअल लोकेशन इस एरियाज में कहाँ थी, वो लोकेट नहीं हो पाई है। और इस ये जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसमें मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व है, जिसमें कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसको सर्ट इन कहते हैं इंडिया की, वो भी इस इंसिडेंट को जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। बट अभी इन्वेस्टिगेशन टीम का और एम्स एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि पेशेंट का जो भी डाटा डाटाबेस में था दैट हैव बीन रिस्टोर्ड। तो देखिए दोस्तों कि अभी हम कि साइबर अटैक इज अनदर डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर दीज डेज। तो अभी ये मतलब पुख्ता तौर पे ये नहीं कह सकते कि इफ इट इज स्टेट बैक्ड अटैक या फिर इसका पर्पस या इसके पीछे का जो इंटेंशन था वो क्या रहा है। लेकिन डेफिनेटली जो है आज के मॉडर्नाइज्ड हाईली कनेक्टेड वर्ल्ड में नेटवर्क के थ्रू साइबर अटैक वॉरफेयर का जो एक माध्यम बन चुका है। तो जो नेक्स्ट न्यूज आइटम है, इट इज अबाउट द प्रोटेम स्पीकर ऑफ 14th हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। कांग्रेस के सीनियर एमएलए चंद्र कुमार जी, जो कि जवाली कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनको प्रोटेम स्पीकर जो अपॉइंट किया गया है। ही इज 78 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज अ 6 टाइम एमएलए। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो लिटरली देखे तो प्रोटेम जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग। दैट मीन्स फिलहाल के लिए कोई चीज जब आप करते हो दैट इज प्रोटेम। तो स्पीकर की अक्सर ये देखते हैं कि स्पीकर जैसे ही नई लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट होती है वैसे ही जो है प्रीवियस स्पीकर अपना ऑफिस को वेकेट करता है। इसीलिए जो है प्रोटेम स्पीकर को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि नई लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट मीटिंग को प्रिजाइड ओवर करते हैं, हेड करते हैं। यूजुअली अक्सर यही होता है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ड्यूटीज क्या होती है इनकी? ये एक तो फर्स्ट मीटिंग को प्रिजाइड ओवर करते हैं, दूसरा ये एमएलए के ओथ को एडमिनिस्टर करते हैं, शपथ दिलाते हैं न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को। तीसरा, ये नए स्पीकर के इलेक्शन को जो है वो कंडक्ट करते हैं। और ही आल्सो एडमिनिस्टर्स फ्लोर टेस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और जैसे ही नया जो स्पीकर इलेक्ट हो जाता है तो ये जो प्रोटेम स्पीकर का जो पोस्ट है ये एक्सीज हो जाता है, इट ceases टू एग्जिस्ट। तो these were the important news of the day. Let's move on to the editorials. जो एडिटोरियल्स का सबसे पहला आर्टिकल हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इट इज अ सिविलाइजेशनल पीवोट, डोंट होल्ड योर ब्रेथ। ये द मिंट में छपा है, ये एक एडिटोरियल कमेंट है। तो अभी रिसेंटली दिसंबर 5 में यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल इग्निशन फैसिलिटी है NIF, इट हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड अ कंटेन्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट। तो ये जो कंटेन्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट है, इट इज अ प्रॉमिस ऑफ नियरली लिमिटलेस सेफ एंड क्लीन एनर्जी। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन लैब बनाया गया है। उन्होंने 192 लेजर बीम्स को एक सिंगल पी पॉड साइज का जो है, मतलब एक मटर की शेप का डायमंड कोटेड पैलेट था फ्रोजन ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम का। नाउ ये ड्यूटीरियम और ट्रिटियम जो होते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। अब व्हाट इज आइसोटोप्स, इसका डेफिनेशन क्या है, साइंस में बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये आप लोग प्लीज पढ़िए, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये जो फ्रोजन ड्यूटीरियम और ट्रिटियम का जो डायमंड कोटेड पैलेट था, इट वाज एनकेस्ड इन अ टाइनी गोल्ड सिलेंडर। तो उस पे 192 जो है लेजर बीम्स को कन्वर्ज किया गया। तो उन लेजर्स ने इस पैलेट को 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हीट किया। ये इतना टेम्परेचर है जितना सन के सेंटर में टेम्परेचर होता है, जिससे कि एक जो है एक गैस बनी जो कि फ्री मूविंग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई की थी। और इसी को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा इज अ स्टेट ऑफ मैटर। नाउ यू मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन इट कि अगर कोई कहता है कि प्लाज्मा क्या है, इट इज अ गैस ऑफ फ्री मूविंग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई। पहली बार जो है साइंटिस्ट इस प्लाज्मा को कंटेन करने में सफल हुए हैं।
मतलब उसको कंट्रोल करने में सफल हुआ है। और इसमें जो है इतनी एनर्जी निकली, इतनी एनर्जी पैदा हुई जितनी कि लेजर्स के द्वारा इसमें डाली गई थी। तो ये कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन था। अगर हम देखें कि अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन जो होते हैं, दीज आर नोन एज हाइड्रोजन बॉम्ब्स, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, विच इज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो दुनिया भर में जो है ये एक जो है एक अमेज करने वाली चीज हुई थी कि नेट जो एनर्जी गेन है, इट वाज मोर देन द इनपुट ऑफ एनर्जी। बट साइमल्टेनियसली एक स्केप्टिसिज्म ये रहा है कि जो लेजर शॉट हुए थे 2.1 मेगा जूल्स के, दे हैड यील्डेड 1.5 टाइम्स ऑफ दैट इनपुट, की जो है जितनी एनर्जी उन्होंने डाली उसका 1.5 गुना एनर्जी जो है वहां पे जनरेट हुई। बट उन लेजर्स को बनाने में, जो लेजर बनाए गए, लेजर बीम्स बनाए गए, it used 100 times more energy than the energy that was later on created। तो एक एक्सपेरिमेंट में एक नेट गेन तो था, लेकिन एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए पहले जो लेजर बीम्स की जरूरत थी, तो उसमें ही जो है 100 टाइम्स मोर जो है एनर्जी यूज हुई थी। तो ये अभी तक जो है एक फाइनेंशियली वाइबल फ्यूजन जो है, जिसको हम एक नॉर्मल एवरीडे लाइफ में जो एनर्जी को जो है कैटेलाइज कर सके, वो अभी तक एक डिस्टेंट ड्रीम है फॉर अस। बट जो एनआईएफ ने किया है, इसने एक होप जनरेट की है, चांसेस जनरेट किया है कि फ्यूजन एनर्जी को इन नियर फ्यूचर जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज कर सके। जैसे फिशन रिएक्शन होते हैं, ये जो टर्म्स है, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, यू शुड रीड अबाउट इट। ओके, यू शुड अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। जो फिशन होता है उसमें एटम स्प्लिटिंग होती है, जो फ्यूजन होता है उसमें जो है वो एटम बाइंडिंग होती है, मतलब एटम फ्यूज होते हैं। जो न्यूक्लियर फिशन में जो है वो स्प्लिट होते हैं। तो न्यूक्लियर फिशन जो है जिसमें एटम स्प्लिटिंग होती है, उससे स्टीम जनरेट होता है जो टर्बाइंस जनरेट करता है, और पावर जनरेशन उसमें होती है, टर्बाइंस को मूव करता है। उसी की तरह न्यूक्लियर फिशन की तरह न्यूक्लियर फ्यूजन भी ऐसा माना जा रहा है कि कार्बन फ्री जो है एक प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए क्लाइमेट के लिए अच्छा है। इसमें पॉजिटिव चीज न्यूक्लियर फ्यूजन की ये है कि इट इज फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट ऑल्सो। जो कि फिशन के साथ प्रॉब्लम है कि बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है, विच स्टेज रेडियो एक्टिव फॉर सेंचुरीज। तो एडिटोरियल कमेंट इज सेइंग कि अनफॉर्चुनेटली सोबर और ओपन डिबेट जो है न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर हमारे पार्लियामेंट में या हमारे उसके बाहर जो है बहुत कम देखने को मिलता है। देयर इज नो सच ओपन एंड सोबर डिबेट हैपनिंग। हमने पीछे जो है तमिलनाडु में जो कुंदनकुलम प्लांट लगा था, उसके ऊपर बहुत हैवी प्रोटेस्ट हुए थे। बट नेवरदलेस इंडिया हैज प्लान टू कमीशन 20 प्लांट्स बाय 2031, जो कि हमारी एग्जिस्टिंग जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है 6780 मेगावाट्स का, उस पे 15,000 मेगावाट की एनर्जी कैपेसिटी का एडिशन करेगा। और फिर भी ये अभी जो है एंटायरली ये सिर्फ 2% है टोटल पावर का इन इंडिया। इंडिया जो है एक फ्रांस लेड प्रोजेक्ट है ITER, ये न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोजेक्ट है, उसका भी पार्ट है। ठीक है, और इसमें भी उम्मीद की जा रही है कि जो आने वाले 5 सालों में, मतलब 2025 तक जो है इसके एक्सपेरिमेंट शेड्यूल हो जाएंगे। और इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होगा इन स्पाइट ऑफ जो है लेजर बीम्स। तो इसमें टोका मैक मशीन्स यूज होती है, मतलब इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्राइव्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो अमेरिका का इंपॉर्टेंट जो अमेरिका में एक्सपेरिमेंट हुआ है, दिस अचीवमेंट इज इंपॉर्टेंट, बट इंडियन साइंटिस्ट मस्ट कीप स्टडिंग द क्लीन वेज ऑफ एनर्जी जनरेशन, व्हिच इज नीड ऑफ द फ्यूचर। तो चलिए दूसरा अपना ये कमेंट देखते हैं, आज का ओपिनियन। इट इज फ्रॉम मिलेनियम पोस्ट, और इसको जो है हमारे पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं अनिल स्वरूप, उन्होंने लिखा है। बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, बहुत अच्छी बुक्स भी उन्होंने लिख रखी है। तो वो ये एक ओसिस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जो स्कूल एजुकेशन और बच्चों के ओवरऑल विकास का को लेकर एक मूवमेंट चला है, उसकी उसका थोड़ा सा ये इसमें डिटेल दे रहे हैं। तो जो ये ओसिस मूवमेंट एक स्मॉल स्केल में 2016 और 2018 के बीच में जम्मू एंड कश्मीर में चला था, एंड इट इज अ रिजल्ट ऑफ अमेजिंग सिनर्जी बिटवीन IAS ऑफिसर्स, जिन्होंने कुछ नाम दिए हैं लाइक शालीन काबरा, शाह फैजल एंड सौगत बिश्वास, हु बिलीव्ड इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स होलिस्टिकली। ठीक है, इस तरह से उन्होंने क्या किया वहां पे ओसिस मूवमेंट में, ओसिस लाइफ कैंप्स और ओसिस फ्रेंडशिप कैंप्स चलाने शुरू किए, जिसको ज्योतिर्धर वर्कशॉप्स भी कहा गया है। तो जम्मू कश्मीर के स्कूल्स में उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम चलाए, और सिर्फ 1 साल में इस ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट दिखाई दिए इन वर्कशॉप्स के अराउंड दी वन ओवर दी 150 हेड ऑफ स्कूल्स, और उससे एक रिपल इफेक्ट पैदा हुआ। नाउ व्हाट इज रिपल इफेक्ट? जिसे हम देखते, सपोज आप जो है एक पानी जो ठहरा हुआ पानी, उसमें एक छोटा सा जो है वो स्टोन डालते हैं, तो वेव्स क्रिएट होती है, एक वेव दूसरी वेव को क्रिएट करता है, और वो एक चलता आगे उसमें चलता रहता है। तो इस तरह का जो स्प्रेडिंग है किसी किसी चीज का, जो इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस की वजह से स्प्रेड होती है, दैट इज रिपल इफेक्ट। तो उसके बाद क्या हुआ, काफी ओसिस प्रोग्राम्स रोल आउट किए गए स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और फैमिलीज के लिए।
और अनिल स्वरूप जी खुद जो है जब जम्मू कश्मीर के विजिट किया, इन्होंने इस प्रोग्राम को देखा, तो उन्होंने देखा कि ये अमेजिंग और इफेक्टिव थे प्रोग्राम और मॉड्यूल काफी जो रेप्लिकेट किए जा सकते थे। बट द फैसिलिटेशन ऑफ ऑथेंटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन पीपल, जो लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन था, दैट वाज वॉलंटरी, इंटेंजिबल, स्लो एंड लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। इसलिए ओसिस को जरूरत थी टू प्रिपेयर अ पूल ऑफ लोकल फैसिलिटेटर टू रीच आउट टू दी मैक्सिमम चिल्ड्रन। और 2019 में गुजरात गवर्नमेंट ने भी ओसिस के साथ एक एमओयू साइन किया, जो ये ज्योतिर्धर प्रोग्राम थे इनको वो अपने स्कूल्स में ले जाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली उसी दौरान जो है पेंडेमिक आ गया और उसने इस प्रोसेस को रोक दिया। पर 2020 में जो ओवरसीज के फाउंडर्स थे उन्होंने एक सक्सेशन प्लान अनाउंस किया जो 2 सेगमेंट में था, कि पहले तो जो ओवरसीज का मैनेजमेंट है वो एक टीम ऑफ यंग ट्रस्टीज को सौंप दिया जाए। सेकंड वाज द नेशनल एक्सपेंशन ऑफ ओवरसीज मूवमेंट थ्रू प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड। तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि टू गिफ्ट द कल्चर ऑफ कैरेक्टर एजुकेशन टू फेलो ऑर्गेनाइजेशंस, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पेयर अप करें, उनके साथ ये प्रोग्राम जो है वो शेयर करें और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाए, और एक कल्चर ऑफ जो करेक्टर एजुकेशन का कल्चर है वो जो है वो स्प्रेड हो थ्रू आउट दी कंट्री। तो गुजरात में शुरू हुआ है ये पे इट फॉरवर्ड करके जो टाइटल था उसके चलते, जिसमें 20 से ज्यादा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 57 लीडर्स ने जो है इसको टेकअप किया, और वो बहुत हंड्रेड्स ऑफ बच्चों और वुमेन तक जो है इस प्रोग्राम को ले जाने में सफल रहे। 2022 में ये प्रोग्राम मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली एनसीआर में जो है वो एक्सटेंड किया गया, और नाउ इट इज एक्सटेंडेड टू ओडिशा, कर्नाटक एंड राजस्थान आल्सो। OASIS has introduced need-based, diverse and customized pilot program as well as partnership MOUs with states, कि हर states के लिए उसकी नीड के अकॉर्डिंग या उसकी जो है डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड पायलट प्रोग्राम जो है शुरू किए। मतलब जो जिस तरह से ये मूवमेंट केरला में काम करेगा, कर्नाटक में उससे डिफरेंट जो है ये अपना अप्रोच लेके चलेगा। तो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट MOU on similar holistic model was signed with Jammu and School Education Department for the outreach among children and the families. एंड जो हमारा थर्ड जो एडिटोरियल कमेंट है, इट इज फ्रॉम द ट्रिब्यून। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो लोकसभा में एक आंकड़ा पेश किया है कि 2017 से लेकर अभी तक मोर देन 400 पीपल हैव डाइड अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग हैजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स। और इस साल में अभी तक 48 डेथ्स हो चुकी है। 2021 में कुल 49 डेथ्स इससे हुई थी। बट सरकार ने ये भी कहा है कि नो डेथ इज रिलेटेड टू मैनुअल स्केवेंजिंग, और जो है इस पीरियड में कोई भी डेथ जो है मैनुअल स्केवेंजिंग के द्वारा नहीं हुई है। नाउ व्हाट इज मैनुअल स्केवेंजिंग? इट इज डिफाइंड एज द एबोमिनेबल प्रैक्टिस ऑफ लिफ्टिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम इनसैनिटरी लेट्रिन्स। एबोमिनल मतलब घिनौना, जो घृणापूर्वक कार्य होता है, वो ये एक ऐसी प्रैक्टिस रही है, एक अनप्लेजेंट प्रैक्टिस रही है, जिसमें इंसान के द्वारा ही ह्यूमन एक्सक्रीटा को जो है, जो हमारी पहले की कन्वेंशनल लेटरिन्स एंड सैनिटरी लेटरिन्स थी, वहां से जो है उसको लिफ्ट करने की। तो अब सेंटर का बेंट है कि वो डिस्टिंक्शन क्रिएट करे मैनुअल स्कैवेंजिंग और क्लीनिंग ऑफ सीवेज, जो सीवेज और सेप्टिक टैंक आ रहा है। हालांकि जो है जो क्लीनिंग ऑफ सीवेज एंड सेप्टिक टैंक्स इज नो लेस इन सैनिटरी एंड डिह्यूमनाइजिंग वर्क देन मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है, दोनों ही प्रैक्टिस प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रियल हैबिटेशन एक्ट 2013 के द्वारा प्रोहिबिट की गई है। तो जैसे गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग हैज बीन abolished, but center has paid 39 crore rupees in 2021-2022 under the self-employment scheme for their rehabilitation. It has also paid compensation to the families of the deceased. तो ये देखने में आ रहा है कि वेरी स्कैंट, बहुत कम अटेंशन दिया जा रहा है, वेरी स्कैंट अटेंशन इज बीइंग पेड टू दी सेफ्टी ऑफ दीज सफाई कर्मचारी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को फटकार लगाई थी कि वो जो है सफाई कर्मचारी को प्रोटेक्टिव गियर्स लाइक मास्क, ग्लव्स, ऑक्सीजन सिलेंडर इत्यादि जो है वो प्रोवाइड करे, चाहे मैनुअल स्कैवेंजिंग हो, चाहे सीवर क्लीनिंग हो। इसमें क्या है, कास्ट फैक्टर एक डिटरमाइनिंग फैक्टर रहा है कि कौन जो है किस कास्ट का व्यक्ति जो होगा वो डर्टी वर्क करेगा। हालांकि डिस्पाइट बीइंग मोस्ट डिजर्विंग फॉर द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, these underprivileged people watch their children deprived of academic and employment opportunities, कि जो है बड़े बड़े लोग जो ऑलरेडी जो है प्रिविलेज लोग हैं वही उस चीज का भी बेनिफिट ले रहे हैं। तो लेकिन इन लोगों तक जो है जो इसके मोस्ट डिजर्विंग है वो बेनिफिट्स नहीं पहुंच रहे।
इसलिए अथॉरिटीज को चाहिए कि दे एक्सप्लोर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस such as mechanized cleaning operations, so these people can escape the hell of sewers and lead respectable lives. तो भाई गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि आज के टाइम पे इनोवेशंस के थ्रू मैकेनाइज क्लीनिंग ऑपरेशन करें, इनको ट्रेन करें, और जो है ये जो मैन्युअली सीवर में घुसने का काम है, सेप्टिक टैंक्स को साफ करने का काम है, वो छोड़ सके और जो है एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जी सके. So keep reading, keep thinking, and keep growing. Thank you.